चलिए, ये दो चीजें हो गई। मैंने आपको लर्निंग के बारे में बताया, मैंने आपको अनलर्निंग के बारे में बताया। नंबर 3 क्या है? अब देखिए, अभी जल्दी जल्दी देख लीजिए, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर कभी मौका रहा। अनलर्निंग में आपको क्या क्या चीजें अनलर्न करनी है, क्या है, जल्दी पढ़िए, क्या है? कॉग्निटिव अनलर्निंग। बहुत सारी चीजें जो आपके दिमागों में बैठी है, वो कॉग्निटिव चीजें, उसको अनलर्न करना है। नंबर 2 क्या है? प्रोसीजरल अनलर्निंग। बहुत सारी चीजें प्रोसीजर, जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, आपको प्रोसीजर वाइज उसको अनलर्न करना पड़ेगा। फौरन बैठ गए उसको अनलर्न करके ऐसा नहीं होगा, उसको प्रोसीजर के साथ आपको अनलर्न करना पड़ेगा। नंबर 3 सोशल अनलर्निंग। बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल के एतबार से, समाज के एतबार से, मुआशरे के एतबार से फैली हुई है, उसको आपको अनलर्न करना है। वो बुरी चीजें, बुरी हैबिट्स, बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट सुबह क्लास में आते हैं जो रात में देर से सोने के आदि हैं, और देर से सोने की वजह से सुबह जब वो क्लास में आते हैं तो वो क्या करते हैं? सोते हैं। ये क्या है? ये एक सोशल प्रॉब्लम है, ये मुआशरे का प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप बच्चों को टारगेट करके हल नहीं कर सकते। कैसे हल करेंगे इसको? समझ रहे आप लोग बात? मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक सोशल प्रॉब्लम है कि बच्चा रात में देर से घर पे सोया, क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको जगाया और उसकी वजह से दूसरे दिन क्लास में आके उसको नींद आ रही है। अब वो सोते हुए बच्चों को आप कितने भी एफर्ट्स के साथ पढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है? आपकी मेहनत जाया हो गई। अब इस चीज को हल करने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप उसको हल करेंगे? ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इसको आपको सोशली अनलर्न करवाना पड़ेगा। पेरेंट्स मीटिंग बुलाइए, पेरेंट्स को समझाइए, समाज में इसकी अवेयरनेस पैदा करिए कि भाई रात में जल्दी सोना बहुत जरूरी है, सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। ये चीज आप सोचें, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज आपकी टीचिंग को इफेक्ट कर रही है, आपकी मेहनत को इफेक्ट कर रही है। ये सोशल प्रॉब्लम आप कैसे रिफॉर्म करेंगे, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम क्या कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको अपने काम को इफेक्टिव बनाना है तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। दैट्स इट। बाय हुक और बाय क्रुक आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं बन रही है इसकी वजह से। आपने अपने ऊपर मेहनत कर ली, लेकिन वो जिसको देना है उसके अंदर वो लेने की सलाहियत ही नहीं है, तो आपको ये सोशल अनलर्निंग करवानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट मेकिंग सेंस? ये आपको करना पड़ेगा, तब जाकर फायदा होगा। तो ये सोशल अनलर्निंग आपको करानी पड़ेगी। और लास्ट, ये जो सबको मालूम है बहुत जरूरी चीज है, टेक्नोलॉजिकल अनलर्निंग। बहुत सारी चीजें पुरानी थी, टेक्नोलॉजी के एतबार से वो इफेक्ट कर रही थी, हमने उसको अनलर्न करके नई चीजों के एतबार से उसको सीखना और समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को उसका प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई। क्या क्या 4 चीजें? पहली अनलर्निंग क्या थी? कॉग्निटिव अनलर्निंग। जहनी एतबार से, दिमागी एतबार से बहुत सारी चीजों को आपको अनलर्न करना पड़ेगा। नंबर 2 प्रोसीजरल अनलर्निंग। कुछ अनलर्निंग रातों रात नहीं हो, आपको प्रोसीजर वाइज उसको अनलर्न करना पड़ेगा। नंबर 3 सोशल अनलर्निंग। मुआशरे के एतबार से, सोशल एतबार से जो चीजें उसको आपको अनलर्न करवाना पड़ेगा। और नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल अनलर्निंग, कि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी कुछ चीजें में अनलर्न करके नए एतबार से उसको सीखना है। भाई अनलर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ये भी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। 4-5 मेन पॉइंट से क्रिएट स्पेस फॉर एडेप्टेबिलिटी। जब आप अनलर्निंग करेंगे तो एडेप्टेबिलिटी के लिए स्पेस पैदा होगी। नंबर 2 जनरेट न्यू थिंकिंग। आप थिंकिंग प्रोसेस जो है नए एतबार से कर सकेंगे। नंबर 4 एनहांस क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी के लेवल को बढ़ाती है अगर आप अनलर्निंग करते हैं। आप अगर अनलर्निंग नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया था, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में फीड हो गई है। अब आपको क्रिएटिव बनना है, नए आइडियाज लाने हैं, तो वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुराने आइडियाज इतने स्टोर हो गए कि आप उसको जब तक डिलीट नहीं करते आप नया सोच नहीं सकते। तो आपको अनलर्निंग आता है जो नई क्रिएटिविटी को जनरेट कर सकते हैं। इम्प्रूव रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। बहुत सारी पुरानी यादें, पुरानी चीजें आप ऐसे दिमाग में लेकर बैठे रहते हैं
कि वो जिंदगी भर हमारे रिलेशनशिप को इफेक्ट कर दी है। ये पर्सनल चीज है, लेकिन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि आपको अगर अपने पुरानी टॉक्सिक चीजें जो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है उसको आपको डिलीट करना नहीं आता है, वो ड्रैग करते रहते हैं, आप उसको ड्रैग करते रहते हैं, चाहे वो अपनी अम्मी के साथ हो, अपने बाप के साथ हो, अपने भाई, अपने हस्बैंड के साथ हो। वो रिलेशनशिप की जो टॉक्सिक चीजें आपको अनलर्न करना आना पड़ेगा। वही चीजें आप रिपीट करते रहोगे, वही पुरानी चीजें आप उसको दोहराते रहोगे और उसको याद करते रहोगे, तो वो आपको इफेक्ट करेगी। उसको अनलर्न करना आना चाहिए ताकि आपके रिलेशनशिप बेटर हो सके। अनलर्निंग हेल्प्स टू रिसेस प्रॉब्लमेटिक और बिलीफ एंड बिलीफ रीडिंग। ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई कि आपके बिलीफ सुधरेंगे, आपके बिहेवियर्स, वैल्यूज, मॉरल के जो चेंज होंगे, अच्छे होंगे, अगर आपको अनलर्निंग करना आता है। लास्ट है रीलर्निंग। रीलर्निंग के बारे में ज्यादा नहीं बताना है, बहुत सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। रीलर्निंग क्या है? रीलर्निंग इज रिमेंबरिंग दैट वंस यू नो व्हाट हैज बीन फॉरगॉटन। बहुत सारी चीजें हमको पहले याद थी लेकिन हमने उसको भुला दिया और वो चीज काम की थी। कभी कभी अनलर्निंग में काम की चीजें अनलर्न कर देते हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके मेमोरी बॉक्स में से कौन सी चीजें जो टॉक्सिक है, जो नुकसान पहुंचाने वाली है, उसको हम अनलर्न करें। काम की चीजें अनलर्न नहीं होनी चाहिए। और अगर काम की चीजें कुछ वक्त के गुजरते हुए अनलर्न हो गई है तो उसको रीलर्न करना आपको आना चाहिए कि भाई ये तो काम की चीज थी, इसको अनलर्न नहीं करना है, इसको हमें रीलर्न करना पड़ेगा। तो दैट इज रीलर्निंग की बहुत आसान चीज है कि काम की चीजें हम लोगों को अनलर्न नहीं करना है। हमारे बड़े, हमारे बूढ़े, हमारे बुजुर्ग बहुत सारी चीजें हमको बताते थे, हम उनको कहते थे कि भाई वो आपके समान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जमाने की चीज हमारे जमाने में भी इफेक्ट कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज है, उसको आपको रीलर्न करना आना चाहिए। नंबर 2, रीलर्निंग helps you to stay updated with the latest developments, gain valuable insight and allows us to put what we have learned into practice। बहुत सारी चीजें रीलर्न करना इस वजह से जरूरी है कि हमने उन चीजों को सीखा तो है लेकिन उसको प्रैक्टिस में ही नहीं है। तो प्रैक्टिस में उन चीजों को लाने के लिए हमें चीजों को रीलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस में जब तक नहीं लाएंगे तब तक उसका इम्पैक्ट आपको एनवायरमेंट में, सोसाइटी में, माहौल में नजर नहीं आएगा। Number 3, relearning is the process of learning something again, often in a new, different way. It involves building on previous knowledge and experience to gain a deeper understanding of a subject or skill। एक चीज बहुत जरूरी थी वो पुराने जमाने में सिखाई गई, लेकिन आज उस चीज को सिखाने का कोई तरीका कुछ अलग, वो आपको पता होना चाहिए कि पहले जमाने में इस चीज को इस तरीके से सिखाया जाता था, लेकिन आज उसको वो चीज सिखानी, सेम चीज सिखानी जरूरी है, लेकिन उसके सिखाने का पैटर्न चेंज होते हैं। बहुत सारी चीजें जो आपकी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में सिखाई जाती है वो उसी तरीके से आज भी चली आ रही है, लेकिन पैटर्न चेंज होते हैं। हमने पहले एक दरख्त के नीचे बैठकर टीचर सिखाया करती थी, फिर एक झोपड़ी जैसी क्लासरूम बनी उसमें सिखाया करती थी, तरीका बदल गया, चीजें वही थी। फिर क्लासरूम आई, क्लासरूम में बैठकर सिखाया करती थी, फिर एसी वाली क्लासरूम आई, पंखे वाली क्लासरूम आई, उसके बाद एसी वाली क्लासरूम आई। तो चीजें चेंज होती गई और बहुत सारी चीजें उसी तरीके से सिखाई जाती रही। तो आपको रीलर्न करने आना चाहिए। तो ये रीलर्निंग के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई। टाइप्स ऑफ रीलर्निंग में बहुत सारी आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ रीलर्निंग क्या क्या है, क्या है? सबसे पहले ऑनलाइन रीलर्निंग। इन सब चीजों के बारे में आप और इन डेप्थ मालूमात हासिल कर सकते हैं कि ऑनलाइन रीलर्निंग कैसे होगा। इन क्लासरूम रीलर्निंग, उसके बाद है सेल्फ डायरेक्टेड रीलर्निंग, उसके बाद है एक्सपीरियंशियल रीलर्निंग और है कोचिंग एंड मेंटरिंग रीलर्निंग। ये रीलर्निंग कुछ इसमें अभी मैं इन चीजों के डेप्थ में नहीं जाता हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए एक ही दिन में, फिर कभी मौका रहा तो इसके बारे में आएगा। लेकिन सिर्फ टॉपिक्स में आपको बता दें कि रीलर्निंग कौन सी किसमें, ऑनलाइन रीलर्निंग, इन क्लासरूम रीलर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड रीलर्निंग, एक्सपीरियंशियल रीलर्निंग और कोचिंग एंड मेंटरिंग रीलर्निंग। ये रीलर्निंग की कुछ इसमें है तो हमको पता होना चाहिए। अब ये इसको भी जाने दीजिए। ये एक बुक है, आपको अगर मौका मिले तो इस बुक को खरीदिए, उसको पढ़िए। बुक का नाम है लर्न, अनलर्न और रीलर्न। अब कौन सी चीजें आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करनी है? नॉलेज एंड एजम्पशंस, बहुत सारी चीजें नॉलेज से बहुत सारी चीजें अज्यूम करती है हमने, इसको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना पड़ेगा। आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स, आपके जो इमोशंस है इसमें बहुत सारे इमोशंस को आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना पड़ेगा। नंबर
आपके फीलिंग्स और सेंसेशंस, इसको आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना पड़ेगा। रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस, कौन सी चीज के लिए आप क्या रिएक्शन देते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना पड़ेगा। आपके हैबिट्स एंड बिहेवियर्स क्या है, कैसे है, इसको आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना पड़ेगा। मूड्स एंड माइंडसेट्स, कौन सी जगह पर आपका मूड अच्छा होता है, कौन सी जगह पर आपका माइंडसेट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और रिसर्च बेस्ड बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर दिया और इन चीजों को आप अच्छे से समझ गए तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप के एक बेटर वर्जन बन सकेंगे अगर आपको ये चीजें पता हो गई कि आपको नॉलेज और एसम्पशंस को कैसे लर्न, अनलर्न, रीलर्न करना है, इमोशंस और सेंटिमेंट्स को कैसे लर्न, अनलर्न और रीलर्न करना है, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस को, रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस को, हैबिट्स एंड बिहेवियर्स को, मूड्स एंड माइंडसेट्स को, वैल्यूज एंड बिलीफ्स को, इन चीजों को आप कैसे लर्न, अनलर्न और रीलर्न करते हैं, इसका कोई एक ही पैटर्न और तरीका नहीं है। हर आदमी डिफरेंट है, इसके बारे में कोई एक चीज नहीं बताई जा सकती कि ऐसे आपका मूड चेंज हो जाएगा। किसी को बाहर में ले जाए तो मूड चेंज हो जाता है, किसी को हिल स्टेशन पर ले जाए तो मूड चेंज हो जाता है, किसी को दरिया किनारे पर ले जाए तो मूड चेंज हो जाता है। एक आदमी को हाइट का फोबिया है, उसको बोले कि भाई मेरा तो पहाड़ पे जाकर मूड चेंज हो जाता है, चलो भाई मेरे को हाइट का फोबिया है, वहां मेरा मूड ज्यादा खराब हो जाए। ये डिफर करता है, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये डिफर करता है। कोई एक सेट नहीं बता सकते कि ये चीज आपके लिए लर्न और रीलर्न के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये चीजें कैसे मैं लर्न, अनलर्न और रीलर्न कर सकती हूँ। ये अगर आपको पता हो गया तो आप बहुत सारे काम अच्छे से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 7 टेकअवेज मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप ये लेकर जाएंगे तो बहुत काम आएंगे। सबसे पहली चीज, हैव अ मेंटर टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न के बारे में बहुत सारी चीजें, आपके पास अपना एक गुरु होना चाहिए, एक कोच होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, एक उस्ताद होना चाहिए, चाहे आप अपने किसी भी मकाम पर पहुंच गए हो। अगर आपके पास मेंटर है तो आपको लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने में मदद मिलेगी। ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। कभी कभी हम मदद मांगने में शर्माते हैं, हम समझते हैं कि इसको क्या लगेगा, कि इतना भी नहीं आता है। भाई इतना भी नहीं आता है तो अगर ये समझ में होगी आप नुकसान से, आपको तो फायदा हो गया, समझ में आ गई बात। तो आपको एक मेंटर देंगे, नीचे एक और भी मैंने डाला है, मेंटरिंग इज द ब्रेन टू पिक टू लिसन एंड पुश इन द राइट डायरेक्शन। ये मेंटरिंग है। आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। आप किसी को भी अपना मेंटर बनाइए, लेकिन वो मेंटर ऐसा होना चाहिए जो आपको सही फीडबैक दे सके। जब आप कोई अच्छा काम करे तो आपकी तारीफ कर सके, आपकी पीठ थपथपा सके, आपको शाबाशी दे सके, और जब आपकी गलती हो तो आपकी इस्लाह कर सके और आपको उसकी इस्लाह करने का तरीका बुरा ना लगे। कभी भी आपको कोई चीज उसने कह दी इस तरीके से, वो उस्ताद है, वो अपनी जगह पर है, वो एक हाइट से आपको देख रहा है और आपको उसकी चीज अगर बुरा लगी तो आप कभी भी अच्छे मेंटी नहीं बन सकेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपके पास मेंटर होना चाहिए। नंबर 2, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को पुश करिए, चैलेंज देते रहिए, एक के बाद दूसरा चैलेंज, तो आप बहुत सारी करिए। नंबर 3, बी विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। हमेशा नई चीजें करने के लिए कोशिश करते रहिए और हमेशा नई चीजें ट्राई करते रहिए। नंबर 4, सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। नंबर 5, सेट गोल्स एंड मेजर प्रोग्रेस। आपको गोल्स मालूम होने चाहिए और प्रोग्रेस आपकी कहाँ तक पहुंची है आपको पता होना चाहिए कि मैं कल यहाँ था, मैं आज यहाँ, मैं आगे यहाँ बढ़ूंगा। और लास्ट, बी रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये बहुत मुश्किल चीज है, बी रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये बहुत मुश्किल चीज है, इसको मैं थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा। क्या मतलब इसका? अभी यहाँ पर मेरे पास 100% लेडीज ऑडियंस है, इसलिए मैं लेडीज एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हम लोग यहाँ से नीचे, यहाँ है ना, ये क्या है, यहाँ नेक भी आ गया उसके अंदर, नेक, और नेक से नीचे के ऊपर बहुत इन्वेस्ट है ना। नेक से चालू करिए, डायमंड नेकलेस होना चाहिए, फिर कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, अंगड़िया और जेवरात, ये सब शूज, कपड़े, इसके ऊपर हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते।
समझ में आई? हमारा दिमाग, ये जो वर्कशॉप मैंने लिया ना, ये 1 लाख रुपए का वर्कशॉप है। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये 1 लाख रुपया देकर भी आपको एक साथ एक जगह पर कभी नहीं मिलेगी। ये जकरिया के मैनेजमेंट का एहसान मानिए कि आपको इतनी कीमती इंफॉर्मेशन एक जगह पर एक साथ मिल गई। ये चूंकि फ्री में मिली है इसलिए कदर नहीं होती है। अगर पैसे इन्वेस्ट करके आपने कोई वर्कशॉप अटेंड किया होता तो आपको पता चलता कि ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। तो ऑलवेज बी रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कुछ सीखने के लिए, सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, वर्कशॉप मेंटर के पास जाने के लिए वो कुछ चार्ज करता है तो वो देने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, don't be prisoners of past, try to be explorer of future. Don't be prisoners of past, try to be। किसी को भी मीडिया के साथ, न्यूज के साथ कोई कनेक्शन है, ये जो अभी मैंने सेंटेंस कहा, किसी को भी इसके बारे में कुछ नॉलेज है? क्या सेंटेंस है ये? बस मैं खत्म हो गई, पहला सेशन खत्म हो गया। ये मैं सिर्फ आपको एक जनरल चीज बताने के लिए बता रहा हूँ। ये जो सेंटेंस मैंने यूज किया है, किसी को भी कुछ मीडिया के साथ, न्यूज के साथ, बॉलीवुड के साथ कोई कनेक्शन है? कभी आपने कुछ सुना? आप लर्न अनलर्न रिलर्न करने को कितना तैयार है, उसके लिए आपका माइंड बहुत ओपन होना चाहिए। आपकी क्या चीजें हो रही है ये आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो आप लर्न अनलर्न और रिलर्न नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस इतना जबरदस्त सेंटेंस है, डायरेक्ट आपको अपील करता है। अभी हुआ कुछ, डोंट बी प्रिजनर्स ऑफ पास्ट। क्या है? ट्राई टू बी एक्सप्लोरर ऑफ फ्यूचर। इफेक्ट करता है फॉर। अब ये सेंटेंस मैंने कहां से लिया? ये इतना अच्छा सेंटेंस है, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ, नई पुरानी न्यूज भी पढ़ता रहता हूँ। ये सेंटेंस मैंने कहां से लिया? ये इतना, इसके ऊपर मैंने पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। यहां पर मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट टेक अवे के तौर पर दिया है। ये कहां से लिया मैंने सेंटेंस? मैं आपको बताता हूँ कि चीजें कहां कहां से आती है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। बहुत रिसेंटली अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा के बारे में कुछ आया कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। उसमें अर्जुन कपूर का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग पहुंचे। उस इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने ये सेंटेंस कहा। क्या कहा? डोंट बी प्रिजनर्स ऑफ पास्ट, बी एक्सप्लोरर ऑफ फ्यूचर। उसमें ये सेंटेंस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मुफ्ती साहब भी पिक्चर की बात करते हैं, मलाइका अरोरा की बात करते हैं। ये सेंटेंस उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उससे हमें कुछ भी लेना देना। ये कॉन्टेक्स्ट, हमारी जिंदगी पर ये सेंटेंस का क्या असर पड़ सकता है, हम कितने प्रिजनर्स ऑफ पास्ट है और हमें कितना एक्सप्लोरर ऑफ फ्यूचर होने की जरूरत है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको आगे जाना है तो क्या लर्न करना है, क्या अनलर्न करना है और क्या रिलर्न करना है, ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।